नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। जनता 5 साल में एक बार वोट देती है, सरकारें 5 साल के लिए बनती हैं। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुने जाते हैं, लेकिन एक परीक्षा को पास करके बनने वाले आईएएस अधिकारी 5 साल नहीं बल्कि कई सालों तक पूरे सिस्टम को चलाते हैं। योजनाएं भले सरकारें बनाती हैं, लेकिन जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों की होती है। आज देश में चर्चित 2 आईएएस अधिकारियों की खबर लेकर हम आए। एक हैं लखनऊ की कमिश्नर रोशन जेकब, दूसरी हैं पटना में महिला बाल विकास विभाग में निदेशक हरजोत कौर। जनता को क्यों हरजोत जैसे अधिकारी नहीं बल्कि रोशन जैसे आईएएस की जरूरत है, इसकी एक एक करके रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसे हमने आज नाम दिया है देश में आईएएस कैसा होगा। की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 8 लाख महिलाओं की मृत्यु पीरियड के दौरान होने वाले संक्रमण से होती है। सत्य ये भी है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक देश में सबसे कम महिलाएं बिहार में ही पीरियड के दौरान सुरक्षित तरीके अपनाती हैं। तब हकीकत की दस्तक देता ये वीडियो है, जिसमें मंच पर कुछ लोग बैठे हैं। इनका परिचय जानिए। पटना में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से सशक्त बेटी समृद्ध बिहार कार्यक्रम आयोजित होता है। बालिकाओं को बिहार की सशक्त करने के मकसद से होने वाले इस प्रोग्राम में ये छात्रा एक सवाल करती है, जिसका जवाब देने की जिम्मेदारी है हरजोत कौर, महिला बाल विकास विभाग बिहार की एमडी की। जिस जवाब ने इस सवाल को जन्म दे दिया, क्या ऐसे आईएएस अधिकारी वाकई बेटियों को सशक्त कर पाएंगे जो संवेदनहीन हैं? हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति। तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते। और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? आईएएस अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग की निदेशक और अध्यक्ष क्या इसी तरह बच्चियों के सशक्तिकरण के लिए इतने बड़े पद पर बैठाई गयी, जिन्हें जनता के लिए बनी योजना बतानी चाहिए, वो बच्चियों को सरेआम बेहद संवेदनहीनता के साथ मुफ्तवादी का ठप्पा लगाने की ठेकेदारी करने लगी। सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार है उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तो कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उससे अच्छा मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। हाँ तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। सिर्फ सैनिटरी पैड सरकारी योजना से मांगने के सवाल पर आईएएस अधिकारी हरजोत कौर को इतना बुरा क्यों लगा, जो वो छात्रा को पाकिस्तान जाने तक की सलाह देती हैं? क्या ये कुर्सी का गुरूर है जो देश में जनता की सेवा के लिए चुने जाने वाले नौकरशाहों पर चढ़ता है, जिन्हें छात्रा के सवाल पूछने पर बजी जनता की ताली भी चुभने लगती है? तो ताली भी बजा रहे हैं कि सैनिटरी पैड देने के लिए सरकार को पैसे देने चाहिए। जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग डोनेट करने को तैयार हैं सैनिटरी पैड फंड में? चलिए जरा हम भी देखें। 1 2 वेरी गुड, 3 4 5। चलिए आइए, महिलाओं को, इन्हीं लड़कियों को जरूरत है, कम से कम इनके कॉलेज में तो सैनिटरी पैड फंड बन जाए। लेकिन अभी भी सिर्फ 5 ही लोगों ने हाथ उठाया, तालियां तो इससे ज्यादा पड़ी थी। महिला बाल विकास विभाग की निदेशक के इस अहम को, इनके रुआब के वहम को यहाँ मंच के सामने मौजूद एक युवा ने तोड़ते हुए सवाल किया कि फिर क्यों नहीं सरकार सारे फंड बंद कर देती। इस पर भी महिला आईएएस अधिकारी के भीतर से नेतागिरी फूट पड़ी। और मैं खुल के कहूंगी, ये बिहार प्रदेश की बहुत बड़ी मानसिकता है
कि आप चाहते हैं कि हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ सरकार करे, आप स्वयं उस समस्या का समाधान करने में कोई योगदान नहीं करेंगे। अगर आज किसी कारण से बिहार पिछड़ा है तो उसका बहुत बड़ा एक कारण ये भी। ये है हकीकत उन आईएएस अधिकारी की जिन्हें बिहार में सरकार ने महिला विकास और बालिकाओं को मजबूत करने का सबसे बड़ा जिम्मा दिया। छात्रा के सवाल क्या सरकार 20-30 रुपए का सैनिटरी पैड नहीं दे सकती के जवाब में जिन आईएएस अधिकारी हरजोत कौर को छात्राओं को सरकारी योजना से 1 रुपए में मिलने वाले सैनिटरी पैड की योजना की जानकारी विस्तार से देनी चाहिए थी, वो सही सलाह देने की जगह छात्राओं को मुफ्त में सरकार से मांगने का उलाहना देती हैं। जिन आईएएस अधिकारी को छात्राओं को जवाब में बताना था कि पीरियड्स के मुश्किल वक्त में कहां से सरकार की तरफ से दिए जाने वाले सैनिटरी पैड को हासिल किया जा सकता है, वो बच्चियों को पाकिस्तान जाने की अपमानजनक सलाह देती हैं। ऐसे अधिकारी पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जवाब में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, ने कह दिया है वो अभी तुरंत मीटिंग हो करके ये देख लिया जाएगा और अगर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है उन लोगों के लिए तो हम मदद कर ही रहे हैं, महिलाओं के लिए। और मालूम नहीं है, हम लोग भी कई बार जाते रहे, देखते रहे, इसलिए हमको भी अभी यहाँ आ रहे थे उसी समय मिला और दिल्ली के कुछ अखबारों में छपा था, कहीं पर कोई चीज हुआ था, वो रिलीज हुआ था, तो हमने तत्काल एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाए। अपने कर्तव्य को सही से ना निभाने वाली महिला बाल विकास विभाग की निदेशक पर सरकार बिहार की सख्त कार्रवाई करेगी, इस पर संदेह की वजह बनने वाले एक किरदार भी हैं। इनका नाम है मदन सहनी, बिहार के समाज कल्याण मंत्री हैं, जिनसे आज तक संवाददाता सुजीत कुमार झा ने सीधा सवाल किया, पूछा क्या ऐसी अधिकारी का संवेदनहीन, निर्लज्जता से भरा, अपमानजनक और कर्तव्य विहीन बयान आपको गलत नहीं लगा? अब आप बिहार के मंत्री का जवाब सुनिए। आशय हमको नहीं लगता कोई बहुत गलत रहा होगा, लेकिन फिर भी हम लोग जानकारी करेंगे और विभाग के सचिव को भी हम बुला करके बात करेंगे। बयान अनुचित नहीं लगा आपको? देखिए वीडियो भी आया, सब कुछ है, तो अनुचित तो मानते हैं ना? देखिए बयान तो हम सिर्फ कह देंगे अनुचित है, हम तो कह रहे हैं ना कि जो काम हो रहा है, मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं, जो सरकार के द्वारा योजना दी जा रही है, उसको बताने के उद्देश्य से ही तो यह कार्यक्रम था। उसको वो बता नहीं पाई और उसको विषय से विषयांतर हो गई। हम समझते हैं उनका भावना कुछ रहा होगा, प्रकट कुछ और हो गया होगा। ना उनसे पूछिएगा ना कम से कम स्पष्टीकरण। कल किस कारण से ये बात अटपटा बोली है, ये हम जरूर पूछेंगे भी, और उनको किस कारण से बोली ये भी हम जानकारी लेंगे। मंत्री ही आईएएस अधिकारी की संवेदनहीनता में किंतु परंतु लगाने लगते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि इन अधिकारी पर कोई बड़ा एक्शन लिया जाए जिसने ये बयान दिया है। हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपया का ये बिस्कुट ही दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत क्यों है? आईएएस हरजोत कौर को पता है कि मंत्री को ही जब कुछ गलत नहीं लग रहा, इसीलिए सफाई की चिट्ठी के नाम पर लिख दिया कि हरजोत कौर तो बेटियों को आत्मनिर्भरता के नाम पर जागरूक कर रही थी, और बाद में इसमें लिखा कि अगर किसी बच्ची की भावना को ठेस पहुंची हो तो खेद प्रकट करती हूँ। क्या इस खेद से बात खत्म हो जाती है? दस्तक देता सवाल यह है, जो अधिकारी महिला बाल विकास विभाग की निदेशक होकर योजना की सही जानकारी न देती हो, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होगी? जो अधिकारी बालिका सशक्तिकरण के कार्यक्रम में बालिकाओं को मुफ्तवादी बताकर अपमानित करती हो, क्यों ना उन पर कार्रवाई की जाए? जो अधिकारी सरकार की योजनाओं को सही लोगों तक सही तरीके से ना पहुंचा सकती हो, क्या उन्हें पद पर रखा जाए? जनता के लिए बनी योजनाओं को जनता तक ना पहुंचाना क्या नैतिक भ्रष्टाचार नहीं है? अगर है तो क्यों ऐसे अधिकारी को जिम्मेदार पद पर रखा जाए? इसीलिए जरूरी है कार्रवाई के साथ एक संदेश सरकार दे, ताकि कोई अधिकारी जनता के लिए बनी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने में न तो बाधा बने, न उसका अपमान करे। सुजीत कुमार झा, पटना, आज तक।
हरजोत कौर जैसे तमाम आईएएस देश में ऐसी हर जगह हैं जिनके पास पद है लेकिन जनता के लिए जिम्मेदारी निभाने वाला कद नहीं है। ये जनता को दोषी समझते हैं, ये आम लोगों को याचक समझते हैं, पीड़ित को अपराधी समझते हैं। ऐसे अधिकारियों को कर्तव्य निभाने की रोशनी दिखाने वाली भी एक आईएएस अधिकारी हैं, नाम है रोशन जेकब। लखनऊ मंडल की कमिश्नर हैं। क्यों अधिकारियों को रोशन जेकब जैसा संवेदनशील, जनता के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, इसे समझाती ये रिपोर्ट अब देखिए। जगह लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश। 5 बच्चों पर दीवार गिरी, 3 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। लखनऊ मंडल की कमिश्नर रोशन जैकब अस्पताल पहुंचती हैं। बेड पर लेटे बच्चे का नाम कफील है, जिसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कफील की मां के आंसू नहीं रुक रहे। एक बच्चा 3 दिन से पड़ा है, कैसे होगा? इतना कहकर बच्चे और मां की हालत देख कमिश्नर रोशन जैकब खुद भावुक दिखी। वो बच्चे की पीठ पर हाथ फेरती है, फिर सरकारी अस्पताल के बेड पर 3 दिन से और बेहतर इलाज का इंतजार करते बच्चे से कहती है, कमिश्नर के आगे अपने बेटे के लिए सहायता मांगते हुए रोती मां हाथ जोड़ती है। जब वापस सभी अधिकारियों और डॉक्टर से बात करने के लिए कमिश्नर लखनऊ मंडल की मुड़ती हैं, तो उनकी आंखों में आंसू बहते दिखते हैं। इशारे से वो वहां मौजूद पत्रकारों को कैमरा दूर करने के लिए कहती है। तब तक अधिकारी इलाज को लेकर बताने लगते हैं। एमआरआई तो सर केजीएमसी में हो पाएगा, सिटी है वहाँ पे बलरामपुर में, वो डिसाइड कर लेंगे, करवा लेंगे। अपने अधिकारी के बयानों से कमिश्नर को लगा कि इलाज के लिए बस आगे बच्चे को रेफर कर देने की तरफ इशारा किया जा रहा है, जैसा आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में आम जनता के साथ कर दिया जाता है। तब कमिश्नर लखनऊ की रोशन जैकब बोल पड़ी, की बात नहीं है। आप नकवी से बात कर लो। मैम का कहना है इलाज होना है। एक आदमी जिम्मेदारी से साथ में जाएगा, चेक करवा लेगा और जहाँ इलाज होगा वहाँ इसको भर्ती कराएंगे और इलाज कराएंगे। ये है जिम्मेदारी। मैं बलरामपुर में बात कर लेता हूँ। आप अभी बात करिए, रेफर करके भेजेंगे, कहाँ ले जाएंगे इसको। ऐसे बहुत कम अधिकारी देश में देखते हैं जो यूं अपनी जिम्मेदारी जनता के प्रति निभाएं। इस मां ने यही महसूस किया। इस बार शायद हाथ धन्यवाद के लिए जुड़े। कुछ वित्तीय सहायता का भी व्यवस्था करना पड़ेगा। रेड क्रॉस में पैसा है ना, वो इलाज के लिए रेड क्रॉस से इनका नाम नोट करो, रेड क्रॉस से इलाज की मदद कर लीजिए। 3 बच्चे खत्म हो चुका है, 2 बच्चा है, उसमें एक को चोट है, एक केस दी है, तो इसके लिए जाना आना ये लोग नहीं कर पाएंगे। एक आदमी हमको पता चले कौन है प्रशासनिक जो साथ में जाएगा। ठीक है, आपके एक लेखपाल भी चल जाएगा अगर कोई साथ में। इस पूरी बातचीत के दौरान कई बार बच्चे से खुद बात करके भरोसा देने की कोशिश कमिश्नर रोशन जैकब करती दिखी। शायद पूछती है कि दर्द कुछ कम है, बच्चा नाम सिर हिलाता है। उसके सिर पर हाथ रखकर कमिश्नर रोशन शायद अपने आंसू नहीं रोक पाती। बच्चे की मां हाथ जोड़ती है। कमिश्नर भरोसा देती है, परेशान न हो। फिर बाहर आती हैं, यह पूरी बात पत्रकारों को बताती हैं। उनमें जो 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद जो एक बच्चा अभी है, उनको स्पाइनल इंजरी है, उनको भी रेफरल और इलाज की आवश्यकता है। प्रशासन इसको व्यक्तिगत ध्यान देके करेंगे। उनके साथ कोई जाएगा, उसको केजीएमयू में स्कैन कराकर उसको आवश्यक ऑपरेशन की व्यवस्था कराएंगे और आर्थिक मदद भी जिला प्रशासन करेंगे रेड क्रॉस से। क्या आपने आज तक की ये 2 रिपोर्ट देखकर महसूस किया कि बिहार की आईएएस हरजोत कौर और उत्तर प्रदेश की आईएएस रोशन जैकब की जनता के प्रति जवाबदेही और अपना कर्तव्य निभाने में क्या अंतर है? ये अंतर है संवेदनशीलता का। ये फर्क है लोक प्रशासन की जिम्मेदारी समझने का। ये अंतर है जनता के लिए बनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाने का। देश में सरकारें जनता के पैसे से जनता के लिए हर तरह की योजनाएं बनाती हैं, ऐलान करती हैं, लागू करती हैं, लेकिन उन योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सिस्टम और सिस्टम को चलाने वाले अधिकारियों पर होती है। फर्क ये है कि जहां पटना में आईएएस हरजोत कौर छात्रा को ये नहीं बताती कि सैनिटरी पैड किस योजना के तहत लेना है,
वहाँ लखीमपुर में IAS रोशन जैकब किस योजना से, किस मद से आर्थिक और इलाज में सहायता करनी है, इसका साफ निर्देश अधिकारियों को देती है। पटना में IAS हरजोत कौर छात्राओं को मुफ्तवादी बताने का काम करती हैं। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब पीड़ित परिवार को मुफ्तवादी बताने की जगह उसकी जरूरत को समझते हुए सरकारी मदद करती हैं। पटना में IAS हरजोत कौर अपनी जिम्मेदारियां बच्चियों के प्रति टालने की कोशिश में लगी दिखती हैं। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब इस बात को सुनिश्चित करने पर जोर देती हैं कि पीड़ित बच्चे को सिर्फ रेफर न किया जाए, जवाबदेही के साथ इलाज कराया जाए। बस इसीलिए दस्तक देकर कहना है कि रोशन की डगर पर देश के अधिकारी दिखाएं चल के। नून भात खाएंगे और मिड डे मील के गुण गाएंगे, क्या यही चारा छोड़ा गया है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पास, जिन्हें उत्तर प्रदेश में मेन्यू तो पोषण युक्त खाने का मिड डे मील के लिए दिखाया जाता है, लेकिन अयोध्या के सरकारी प्राइमरी स्कूल में बच्चों को नमक चावल खाने के लिए दिया गया। खबर आते ही अधिकारी ने जिम्मेदारी शिक्षक और प्रधान पर डाली और कार्रवाई कर दी, लेकिन जरूरी है समझना कि ऐसे नौबत क्यों आती है। सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को चावल दाल, बुधवार को तहरी और उबला दूध, गुरुवार को रोटी दाल, शुक्रवार को सोयाबीन डालकर तहरी, शनिवार को चावल और सोयाबीन की सब्जी। ये सरकारी मेन्यू है जिसके तहत सरकारी स्कूलों में खाना बच्चों को दिया जाता है। ना तो अध्यापक जिम्मेदार है, ना तो प्रधान जी। लेकिन जो मेन्यू है क्या वही बच्चे स्कूल में पाते हैं? इस सवाल को बहुत गंभीरता से उठाने वाला ये वीडियो, जिसे बनाने वाले की आवाज सुनाई पड़ती है। ये स्कूल की हालत यही है, नमक और भात बच्चों को खिलाया जा रहा है, ना यहाँ पे कोई टाट पट्टी है बैठने के लिए, ना तो सब्जी है, ना तो दाल है। और यहाँ 2-4 लोग गार्जियन भी आए हुए हैं, सब नमक भात खा रहे हैं, बच्चे जितने हैं। यह स्कूल का यही है स्थिति। सरकारी स्कूल में बच्चों की थाली में नमक और चावल। क्या उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का सच यही, जहां दिखावे का मेन्यू है और हकीकत नमक चावल की? ना तो फल, ना फूल, ना दूध, ना कुछ, बच्चों को नमक भात केवल खिलाया जा रहा है। मेन्यू में तो कुछ दिया ही नहीं, जो दिया भी है वो भी नहीं बन रहा है, नमक भात तो कहीं लिखा नहीं है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश में उस अयोध्या का जहां राम मंदिर बन रहा, उस अयोध्या का जहां लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देते हुए एक चौक को सजा दिया गया। लेकिन उसी अयोध्या में बीकापुर भी आता है, पांडे का पुरवा का ये सरकारी स्कूल भी आता है, जहां बच्चे मिड डे मील, जिसका नाम बदलकर PM पोषण योजना हो गया, वहां नमक चावल खाते पाए गए। घनघोर लापरवाही और अनियमितता की एक खबर आने के बाद कार्रवाई का आदेश निकला। मुझे संज्ञान में आया है, तत्काल हमने BSA को जांच के लिए दिया है और तत्काल प्रथम दृष्टिया जो मुझे वीडियो देख के लगा, इसके अनुसार मैंने तत्काल निलंबित करने का निर्देश दिया है और प्रधानाध्यापक निलंबित होंगी और प्रधान जो है उनके खिलाफ नोटिस जाएगी और उनसे प्राप्त करके उन पर भी कार्रवाई की। मिड डे मील योजना, जिसका नाम पिछले साल बदलकर PM पोषण योजना हुआ, उसके लिए जिलाधिकारी से लेकर प्रधान तक जिम्मेदार होते हैं। वहाँ कई बार स्कूलों में बच्चों को बेहद निचले स्तर का खाना खिलाने की कहानियां सामने आती रहती हैं। संभव है कि इसकी वजह ये भी हो कि 1 से 5 क्लास तक के बच्चों को योजना के नाम पर प्रति बच्चा खाने पर ₹4.97 और 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए प्रति बच्चा ₹7.45 खर्च किए जाते हैं। सवाल है, क्या इतनी कम रकम में बच्चों को वाकई पोषण युक्त खाना दिया जा सकता है या सिर्फ खाना पूर्ति होती है? कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव देश के तमाम चुनावों से ज्यादा रोचक होता जा रहा है। कोई दावेदार अचानक पीछे हट जाता है, कोई नया प्रत्याशी आ जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में आज बड़ा उलटफेर हुआ। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पार्टी के सर्वोच्च पद के चुनावी मैदान में कूद गए। माना जा रहा है कि गांधी परिवार के आशीर्वाद से दिग्विजय सिंह इस चुनाव में शशि थरूर पर भारी पड़ सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। सबकी भावना है कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा, ये मैंने कहा था। सुनिए आप, पर अब क्योंकि कल परसों की घटना हुई है और मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि
प्रताप पार्क होता, तो मैंने तय किया है अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अशोक गहलोत के अध्यक्ष पद की रेस से हटने के बाद अब दिग्विजय सिंह का रास्ता करीब करीब साफ माना जा रहा है, जिन्होंने कांग्रेस मुख्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र लेने के बाद कहा, क्या बदला कि सडनली दिग्विजय सिंह ने तय किया कि मैं अध्यक्ष बनना चाहता हूं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से इस बात को कहता रहा हूं, आप 30 तारीख का इंतजार करिए। तो आज 29 है ना। आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? नहीं। आपने कहा कि अशोक गहलोत ऑफिशियल कैंडिडेट, क्या उनकी जगह आप ऑफिशियल कैंडिडेट हैं? नहीं, मैं कोई ऑफिशियल कैंडिडेट नहीं हूं। मैं अपना स्वयं के विवेक से खड़ा हुआ हूं। मुझे किसी ने खड़ा होने के लिए नहीं कहा। कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर अब मुकाबला दो लोगों में, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर। इन दोनों नेताओं में एक बात समान है और वो है विवाद। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह का नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आने भर से इसे बीजेपी की मुंह मांगी मुराद कहा जाने लगा है। सर, अब बीजेपी इंतजार कर रही है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए, बड़ा बेसब्री से इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद उनकी शुभकामनाओं के लिए। 22 साल की उम्र में अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाले दिग्विजय सिंह की छवि एक ऐसे नेता की रही है जो अपनी ही पार्टी को बार बार मुसीबत में डाल देता है। हिंदू आतंकवादी, संघीय आतंकवादी, ये सारी चीजें क्यों कहते हैं आप? पहली बात तो मैं एक बता दूं आपको कि हिंदुत्व शब्द जो है ये सावरकर जी ने इजाद किया। इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। मैं खुद हिंदू हूं, मैं कैसे कह सकता हूं कि हिंदू आतंकवाद? और ये एक विचार है, वो विचार जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, जिसने कलबुर्गी की हत्या की, पंसारे की हत्या की, जिसने गौरी लंकेश की हत्या की, ये विचार है। ये विचारधारा जो है ये हिंसा के लिए प्रेरित करती है, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। आपने कहा था कि अयोध्या में जिस ढांचे को वीएचपी ने 1992 में गिराया, वहां राम की पूजा होती थी। सन 52 से हो रही थी। तो क्या गिराया उन्होंने? वहां नमाज तो पढ़ी नहीं जा रही थी। दिग्विजय सिंह के नाम पर अटकलें 2 दिन पहले ही शुरू हो गई थी, जब दिग्विजय सिंह कांग्रेस की भारत यात्रा में केरल में थे। आज तक से जब उनसे उम्मीदवारी पर सवाल पूछा गया, तब उन्होंने सस्पेंस बनाते हुए नपा-तुला जवाब दिया था। जो नए नाम आ रहा है उसमें आपका नाम भी आ रहा है कांग्रेस अध्यक्ष की रेस के लिए, तो क्या मैं अगले कांग्रेस अध्यक्ष से बात कर रही हूँ? अभी जो फैसला करेंगे देखो 30 तारीख तक। क्या आप नॉमिनेशन फाइल करेंगे? अभी तो कुछ तय नहीं किया मैंने। आपके मन की बात क्या है? 30 तक इंतजार करिए क्या होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह अक्सर इस तरह का धैर्य नहीं दिखाते और अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में छा जाते हैं। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली। 75 साल की उम्र में कांग्रेस अध्यक्ष का दावेदार बनने वाले दिग्विजय सिंह ने 22 साल की उम्र में नगर पालिका का चुनाव लड़ा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक दिग्विजय सिंह को सियासत विरासत में मिली। मध्य प्रदेश की राघोगढ़ रियासत के राज परिवार से आने वाले दिग्विजय सिंह के पिता बलभद्र सिंह विधायक थे। दिग्विजय सिंह ने 1969 में राघोगढ़ नगर पालिका का चुनाव लड़ा और जीता। उस समय उनकी उम्र महज 22 साल थी। साल 1977 में दिग्विजय सिंह कांग्रेस की ओर से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। अर्जुन सिंह के कार्यकाल के दौरान 1980 से 84 के बीच दिग्विजय सिंह पहले केंद्रीय राज्य मंत्री और बाद में कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 1985 में वो मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी बने। 1984 से 1991 तक वो सांसद भी रहे। इसके बाद वो 1993 में और फिर 1998 में 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। देखिए, पार्टी जो है इसने मुझे सब कुछ दिया, क्या नहीं दिया? मुझे विधायक बनाया, मंत्री बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर संसद सदस्य बना दिया, मान दिया, प्रतिष्ठा दी, पूरे देश में मुझे इज्जत दी, और मुझे पार्टी से और क्या चाहिए? शशि थरूर ने भी नामांकन भरने की बात कही है। शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह के साथ गले मिलते हुए एक फोटो शेयर कर लिखा कि हमारी लड़ाई प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं बल्कि सहयोगियों के बीच दोस्ताना मुकाबला है। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बीच कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव होने की संभावना है। इसमें 75 साल के
दिग्विजय सिंह का पलड़ा भारी दिख रहा है। कांग्रेस अध्यक्षता पद पर एक सवाल उठा है। आप लोग कहते हैं गांधी परिवार न्यूट्रल है इसमें, लेकिन आप सब जाते हैं सोनिया जी के घर उनका एक तरह से आशीर्वाद लेने या उनको बताने, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार तो इन्वॉल्व है कि हु इज गांधी परिवार का कैंडिडेट, ये लोग पूछ रहे हैं। राजदीप जी, बिना नेहरू गांधी परिवार के कांग्रेस पार्टी शून्य है, इस बात को समझ लीजिए। तो ये पूरी की पूरी चुनाव के नाम पर जो प्रक्रिया की जा रही थी, दरअसल अगले दरबारी की ताजपोशी की खोज थी। अब एक नाम हट गया है तो कोई और नाम जो उनके लिए सहूलियत वाला होगा वो जुड़ जाएगा, परंतु ये चुनाव नहीं है और ये फेक एंड फैब्रिकेटेड केवल एक दिखावा है। दिग्विजय सिंह फिलहाल कांग्रेस में महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं। अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जीतते हैं तो एमपी से ऐसा करने वाले वो दूसरे नेता होंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश से 1972 से 1974 के बीच शंकर दयाल शर्मा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह और ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि अगर बीजेपी समर्थकों से कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का नाम पूछा जाता तो वो भी दिग्विजय सिंह का ही नाम लेते, जो ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी और बाटला हाउस एनकाउंटर को फर्जी बताकर पार्टी को मुसीबत में डाल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आईएसआई से पैसा ले रहे हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। सर आपने और एक बात और बताऊं, पाकिस्तान से आईएसआई के लिए जासूसी मुसलमान कम कर रहे हैं, गैर मुसलमान ज्यादा कर रहे हैं, इस बात को भी समझ लीजिए। कांग्रेस अध्यक्ष पद के संभावित प्रत्याशियों में दिग्विजय सिंह का नाम सामने आते ही उनके पुराने बयान चर्चा में आ गए हैं, जिन पर सफाई देने से कांग्रेस पार्टी आज भी बचती है। दहशतगर्दी को किसी ने जन्म लिया है तो अडवाणी जी की रथ यात्रा ने हमारे देश का हालात बिगाड़े हैं। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी को अक्सर अपने बयानों से बगलें झांकने को मजबूर कर देते हैं। हिंदू आतंकवाद हो या फिर आरएसएस को लेकर दिग्विजय सिंह के बयान, पार्टी कई बार खुद को दिग्विजय सिंह के बयान से अलग कर चुकी है। कहीं भी बम फटता है तो कहीं मुझी का नाम आ जाता है, कहीं लश्कर तोयबा का नाम आ जाता है, कहीं इंडियन मुजाहिदीन का नाम आ जाता है। चाहे समझौता एक्सप्रेस में बम फटा हो, चाहे हैदराबाद के मक्का मस्जिद में बम फटा हो, ये सारा के सारे अभिनव भारत संघ जो आरएसएस की एक शाखा है उसी के लोग शामिल हैं। दिग्विजय सिंह पर बीजेपी का सबसे बड़ा आरोप हिंदू आतंकवाद को लेकर है। बीजेपी का दावा है कि अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए दिग्विजय सिंह ने यूपीए की सरकार में हिंदुओं को जानबूझकर बदनाम किया। आरएसएस से उनकी पुरानी अदावत है, जिसकी तुलना उन्होंने प्रतिबंधित पीएफआई से कर दी। इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो संघ के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनके खिलाफ भी होना चाहिए। पीएफआई और संघ की तुलना समान? निश्चित तौर पे जो नफरत फैलाता है, धार्मिक उन्माद फैलाता है, वो एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक दूसरे के पूरक है। आरएसएस पर इस तरह के बयान की वजह से ही दिग्विजय सिंह को अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन इस तरह की बातें करना दिग्गी राजा की राजनीति का अटूट हिस्सा है, जिसमें अलकायदा के आतंकवादी को ओसामा जी कहकर संबोधित करना उनके सियासी जीवन के सबसे विवादित बयान में से एक है। मिलिट्री एकेडमी के 100 गज दूर पर ये ओसामा जी जो है कई वर्षों से रह रहे थे। बाटला हाउस एनकाउंटर को भी दिग्विजय सिंह फर्जी बताकर कांग्रेस को बुरी तरह से घिरवा चुके हैं। मैंने वहाँ की फोटोग्राफ्स देखी हैं, उससे मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि वो एनकाउंटर सही नहीं था। 13 सितंबर 2008 को राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान समर्थक आतंकवादी संगठन इंडियन मुजाहिदीन था, जिसके आतंकी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में छिपे थे। तभी पुलिस को सूचना मिली कि जामिया नगर के बाटला हाउस में आतंकवादी छिपे हुए हैं। इस आधार पर ऑपरेशन बाटला हाउस चलाया। इसमें दिल्ली पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में ऑपरेशन इंचार्ज मोहन चंद्र शर्मा शहीद हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद दिग्विजय सिंह ने बात कही थी। मैंने वहाँ की फोटोग्राफ्स देखी हैं, उससे मैं पूरी तरह से कन्विंस्ड हूँ कि वो एनकाउंटर सही नहीं था। बाद में बाटला हाउस एनकाउंटर को अदालत ने भी सही माना और इसमें शामिल एक आतंकवादी आरिस खान को सजा सुना दी। इसके बाद दिग्विजय सिंह ने इस पर चुप रहना ही बेहतर समझा, लेकिन उनके इन बयानों पर कांग्रेस को आज तक सफाई देनी पड़ती है। लेकिन दिग्गी राजा है कि मानते नहीं। हाल ही में उन्होंने सावरकर का नाम लेकर कहा कि हिंदुओं के गोमांस खाने में
कोई बुराई नहीं है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ये नहीं बताया कि सावरकर ने किस किताब में ऐसा कहा था। और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के मल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है, और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है, ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है। आरएसएस और भगवा आतंक पर घिरे रहने वाले दिग्विजय सिंह महिलाओं को लेकर भी विवादों में घिरते आए हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए वो कह गए थे कि जीन्स मोबाइल वाली लड़कियां उन्हें पसंद नहीं करती। जो 40 और 50 साल की महिलाएं हैं वो थोड़ा सा मोदी से ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन लड़कियां जो जीन्स पहनती हैं, मोबाइल रखती हैं, वो इससे प्रभावित नहीं है। इसी कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने दावा किया था कि साल 2024 में अगर पीएम मोदी दोबारा चुनाव जीते हैं तो भारतीय संविधान बदलकर आरक्षण भी खत्म कर देंगे। लेकिन अपने इस दावे को लेकर दिग्विजय सिंह ने कभी कोई सबूत पेश नहीं किया। दिग्विजय का बयान देने का यही उत्साह बीजेपी को बहुत रास आता है, जिसे घर बैठे बिठाए दिग्विजय सिंह मुद्दा दे देते हैं। विरोधियों की तरह पार्टी के नेता भी दिग्विजय सिंह के बयानों के शिकार होते हैं। 9 साल पहले का ही मामला लीजिए, जब मंदसौर में दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की महिला सांसद पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली थी। मुझे भी 40-42 साल का अनुभव है, मैं भी पुराना जौहरी हूँ राजनीति के ऊपर। थोड़ी सी बात पता पड़ जाता कौन फर्जी है कौन सही है। ये 100 टच माल है। इस अभद्र टिप्पणी पर दिग्विजय सिंह ऐसे घिरे कि सफाई देनी पड़ी, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद विवादित बयान देने का सिलसिला नहीं छोड़ा, जिसने पार्टी को कई बार शर्मिंदा किया है। आज तक ब्यूरो। दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के करीबी हैं, इसीलिए उनका पलड़ा भारी रहने के आसार हैं। लेकिन सवाल यह है कि शशि थरूर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? G23 का हिस्सा रहे शशि थरूर। सोनिया गांधी जब अस्पताल में थी तब उस दौरान जब उन्होंने चिट्ठियां लिखी थी वो गांधी परिवार के करीबियों के निशाने पर रही। ऐसे में बाकी देश छोड़िए, केरल यूनिट से भी उन्हें समर्थन मिलने पर सवालिया निशान लगा हुआ है। ऐसे में फिर वो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? शशि थरूर अपनी बातों और हरकतों से चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। जब कई लोग मान रहे थे कि शायद कांग्रेस के अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए वो आगे नहीं आएंगे, उन्होंने अपने दोस्तों और आलोचकों को गलत साबित कर दिया। നോമിനേഷൻ ഫോം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിന്തുണ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇറങ്ങില്ല. എനിക്ക് പിന്നെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മുക്കാലും സംസ്ഥാനത്തു നിന്ന് ഒരു പിന്തുണ കിട്ടുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇറങ്ങുള്ളൂ. പക്ഷേ അത്രത്തോളം ആൾക്കാരെ എന്നെ വിളിച്ച് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മത്സരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്. कांग्रेस नेतृत्व का विरोध करने वाले G23 का हिस्सा रहे शशि थरूर भले ही राहुल गांधी की राजनीति के तरीके से इत्तेफाक नहीं रखते हों, लेकिन फिर भी राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में दिखते हैं और सोनिया गांधी से मिलकर चुनाव लड़ने की मंशा जाहिर करते हैं। सवाल यह है कि आखिर शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ना क्यों चाहते हैं? शशि थरूर भले ही तिरुवनंतपुरम सीट से 3 बार के सांसद हों, लेकिन उनके राज्य की स्थानीय यूनिट उन्हें समर्थन देगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि केरल यूनिट पहले ही कह चुकी है कि जिसे हाईकमान का समर्थन हासिल होगा वो उसके ही पक्ष में वोट डालेगी। शशि थरूर देश के जाने माने बुद्धिजीवियों में शामिल हैं, जो बहुत कम उम्र में ही यूएन से जुड़ गए। यूएन के अंडर सेक्रेटरी जनरल बने, लेकिन सेक्रेटरी जनरल बनने से रह गए। कांग्रेस की विचारधारा से इत्तेफाक रखने की वजह से सोनिया गांधी ने उन्हें पार्टी का टिकट दिया और वो तिरुवनंतपुरम से सांसद बन गए। यूपीए सरकार में वो विदेश राज्य मंत्री बने, लेकिन आईपीएल में कोची टीम को बढ़ावा देने को हितों का टकराव माना गया। इस टीम से उनकी दोस्त सुनंदा पुष्कर जुड़ी हुई थी, जो बाद में उनकी पत्नी बनी। काफी समय बाद थरूर की मानव संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर वापसी हुई। थरूर इसके बाद फिर खबरों में आए जब उनकी पत्नी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में इस मामले में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर सबरीमाला मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शशि थरूर ने पार्टी से अलग लाइन ली। अब सवाल यह है कि अगर दिग्विजय सिंह और शशि थरूर में मुकाबला होगा तो इस बात के असर कम है कि गांधी परिवार के वफादार पीसीसी प्रमुख थरूर के साथ आएंगे। ऐसे में थरूर के चुनाव लड़ने से किसे फायदा होगा? अगर पार्टी की बात करें तो थरूर गांधी परिवार की विरोधी G23 का हिस्सा रहे हैं।
ऐसे में चुनाव मैदान में उनके उतरने से ये संदेश जाएगा कि कांग्रेस में कोई भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। वहीं जानकारों का कहना है कि भले ही शशि थरूर चुनाव हार जाएं, लेकिन वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे शीर्ष नेताओं के गुट में शामिल होना चाहेंगे। इस तरह चुनाव का नतीजा चाहे जो हो, लेकिन देश भर के नौजवानों की वो चहेते हैं जो ब्रिटिश हुकूमत में भारत के किए गए शोषण का मुआवजा वहाँ की सरकार से मांग कर सबका दिल जीतना जानते हैं। आज तक ब्यूरो। Hindi word loot into their dictionaries as well as their habits. कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में 2 उम्मीदवार तो सामने हैं, लेकिन पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने कुछ दिनों पहले एक नामांकन फॉर्म लिया था। उसे लेकर अभी सस्पेंस है। सवाल यह कि कल क्या तीसरा उम्मीदवार भी सामने आएगा जिसके लिए यह नामांकन फॉर्म लिया गया। दस्तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।